तो हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं डीजे सर की स्टोन कोचिंग सेंटर का डायरेक्टर और आज हम लोग वेक्टर का लेक्चर 3 लेके आए हैं। इसमें हम लोग रिजल्टेंट और कुछ न्यूमेरिकल्स बनाएंगे जो बहुत ही बेसिक और सिंपल टाइप है। तो पहले हम लोग अच्छे रिजल्टेंट के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे, आर मैक्स आर मिनिमम हम लोग निकाल भी चुके थे डेरिवेशन वगैरह करके। अब ये जो इनका कंक्लूजन है हमें याद रखना है, वो सब कुछ फालतू कुछ नहीं याद रखना है। ये जो मैंने कंक्लूजन यहाँ पर लिखा है बेसिकली आपको इसको माइंड में रखना है, सवाल इसी से बन जाएगा। अब जो रिजल्टेंट है बच्चे ये दो ही हो सकता है, या तो मैक्सिमम होगा या फिर मिनिमम होगा। अब मैक्सिमम किस कंडीशन में होगा? जब आपका थीटा यानी कि दोनों वेक्टर के बीच का एंगल जब 0 रहेगा तो आने वाला रिजल्टेंट मैक्सिमम होगा। और वही जब दोनों वेक्टर के बीच में आने वाला एंगल अगर 180 डिग्री का होगा यानी कि वेक्टर एक दूसरे के एंटी पैरेलल अपोजिट होगा तो जो रिजल्टेंट आएगा वो मिनिमम आएगा। तो बच्चे फिर से एक बार हम रिपीट कर रहे हैं इसको कि अगर थीटा 0 है तो रिजल्टेंट मैक्सिमम आएगा और अगर थीटा 180 डिग्री है तो रिजल्टेंट मिनिमम आएगा। अब बच्चे जो आर मैक्स यानी कि मैक्सिमम रिजल्टेंट का वैल्यू क्या आएगा बच्चा? दोनों का सिंपल एडिशन, जो भी आपको वेक्टर गिवन होगा उन दोनों को सिंपली ऐड कर लेना है। a प्लस बी इसका मैक्सिमम वैल्यू आएगा और a माइनस बी इसका मिनिमम वैल्यू आएगा। अब बच्चे ये तो जरूरी नहीं है कि वैल्यू दो ही हो सकता है, मैक्सिमम या मिनिमम, इनके बीच में बहुत सारे वैल्यू आ सकते हैं। लेकिन हाँ, हमेशा ध्यान रखें इनके अलावा जितना भी रिजल्टेंट वैल्यू आएंगे वो मैक्सिमम से कम और मिनिमम या मिनिमम के बराबर या फिर उससे ज्यादा आएंगे। तो हम लोग न्यूमेरिकल के थ्रू इसको समझने वाले हैं बच्चे। आइए हम लोग पहला सवाल स्टार्ट करते हैं। सवाल क्या दे रखा है बच्चे? विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी रिजल्टेंट ऑफ आर, यानी कि यहां पर आपको दो वेक्टर गिवन है और इसमें प्रोबेबिलिटी पूछा गया है कि इनमें से ए से लेकर ई तक कौन कौन सा इनका रिजल्टेंट हो सकता है और कौन कौन सा नहीं हो सकता। आइए हम लोग चेक करते हैं। कितना बच्चे वेक्टर दे रखा है? ए है 2 न्यूटन और बी है 6 न्यूटन और हमें ए से ई तक सवाल पूछ रखे 5-6 तो हम लोग एक एक करके सबको डिस्कस करते हैं। तो बच्चे पहले हम लोग सबसे पहले हम लोग रिजल्टेंट का मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे। तो मैक्सिमम वैल्यू हमने ऊपर लिख रखा है, सिंपल दोनों वेक्टर को जोड़ना है। तो जब हम लोग a प्लस बी यानी कि 2 और 6 न्यूटन को जोड़ेंगे तो कितना आंसर आएगा बच्चे? 8 न्यूटन। और आर मिनिमम में दोनों को सिंपली सब्ट्रैक्ट कर लेना है, एक दूसरे से घटाना है। तो जब घटाएंगे तो कितना आंसर आएगा बच्चे? 4 न्यूटन। यानी कि आपको ध्यान रखना है कि मैक्सिमम कितना आ चुका है? 8 और मिनिमम कितना आ चुका है बच्चे? 4। यानी कि जितना भी वेक्टर अब इनके बीच में आएगा वही इनका करेक्ट आंसर होगा, वरना नहीं होगा। आइए हम लोग एक एक करके चेक करते हैं। जो आर आएगा बच्चे वो 4 न्यूटन मिनिमम, या तो उसके बराबर आएगा या तो उससे ज्यादा, या फिर जो मैक्सिमम है उससे कम या फिर उसके बराबर, इससे बाहर प्रोबेबिलिटी नहीं आने का। तो आइए हम लोग एक एक करके चेक करते हैं। पहला सवाल ए दे रखा है बच्चे 1 न्यूटन। अब देखिए इसका मिनिमम वैल्यू कितना आया है बच्चे? 4। तो 1 तो मिनिमम से भी कम है, मतलब 1 आंसर नहीं हो सकता है, क्योंकि जो रिजल्टेंट आएगा वो मिनिमम से तो ज्यादा आना चाहिए, यानी कि आंसर 4 से तो ज्यादा आना चाहिए और 8 से कम आना चाहिए। तो ये आपका क्यों गलत हो गया? क्योंकि ये मिनिमम वैल्यू से भी कम है। अब बच्चे बी में कितना है बच्चे? 9 न्यूटन। ये इसलिए गलत हुआ क्योंकि ये मैक्सिमम से भी ज्यादा है। आपका जो यहाँ रिजल्टेंट मैक्सिमम 8 आया है, लेकिन 8 से भी ज्यादा 9 यानी कि हो नहीं सकता है। ऑप्शन सी में देखिए 6 न्यूटन, हाँ बिल्कुल इन दोनों के बीच में है। 4 और 8 के बीच में 6 आता है, मतलब 6 इसका आंसर हो सकता है। 5 भी 4 और 8 के बीच में आ रहा है, यानी कि 5 भी आंसर होगा और 4 भी मिनिमम वैल्यू, ये भी आंसर होगा। तो मेरे ख्याल से बच्चे आप समझ चुके होंगे कि जो भी रिजल्टेंट आएगा मैक्सिमम के बराबर या उससे कम आएगा, या मिनिमम के बराबर या फिर उससे ज्यादा आएगा। अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या दे रखा है बच्चे कि फाइंड रिजल्टेंट ऑफ 2 वेक्टर्स इफ वैल्यू ऑफ गिवन वेक्टर इज 4 न्यूटन, 6 न्यूटन एंड एंगल बिटवीन गिवन वेक्टर इज ए बी सी डी दे रखा है। इसमें क्या सवाल है बच्चे? हमारे पास 2 वेक्टर है और अलग अलग एंगल पे हमने इसको रखा है और दोनों वेक्टर का हमें वैल्यू दे रखा है। अब इन डिफरेंट अलग अलग एंगल पर इनका रिजल्टेंट क्या क्या आएगा हम लोग डिस्कस करते हैं। आइए देखते हैं। अब ए में बच्चा क्या है? इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल 60 डिग्री है, लेकिन यहां पर ध्यान रखेंगे बच्चे जो फोर्स का जो वैल्यू है वो सब जगह सेम है, लेकिन हमने यहां पर एंगल बदल दिया है। हमें यह पता है कि रिजल्टेंट में एंगल आते हैं कॉस थीटा, अगर हम लोग थीटा बदलेंगे तो रिजल्टेंट बिल्कुल बदलेगा। यहां पर देखिए पहला a 60 डिग्री। अब रिजल्टेंट हम लोग कैसे निकालेंगे बच्चे? अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अब a में थीटा 60 है तो हम लोग थीटा को 60 रखेंगे। a का वैल्यू कितना है बच्चे? 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 60 डिग्री। 4 का स्क्वायर बच्चे 16,
6 का स्क्वायर 36 और 2 इंटू 4 इंटू 6 48 और cos 60 का वैल्यू है 1/2। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर अंडर रूट 76 ये रिजल्टेंट आएगा। अब दूसरा एंगल में चेक करते हैं 0 डिग्री पर। तो कुछ बच्चे 0 डिग्री को भी इसी पैटर्न पे सॉल्व करते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि एंगल अगर 0 या फिर 180 हो तो कभी भी हम उसे सॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि यही रिजल्टेंट का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू है। यानी कि एंगल अगर 0 डिग्री है तो हमें पता रहना चाहिए कि 0 पे वैल्यू मैक्सिमम होते हैं, हम लोग सिंपली ऐड करेंगे। वहां पर हम लोग ऐसा कोई फॉर्मूला का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि हमें यह पहले से पता है कि अगर दोनों वेक्टर के बीच का एंगल अगर 0 डिग्री है तो रिजल्टेंट a प्लस बी आएगा और वो मैक्सिमम वैल्यू आएगा। हमें सॉल्व करने का कोई जरूरत नहीं है। तो अब एंगल बच्चे थीटा सेकंड में हमें 0 डिग्री दे रखा है, तो सिंपली हम लोग r a प्लस बी यानी कि 4 + 6 10 न्यूटन और इसका मैक्सिमम वैल्यू होगा। अब थर्ड में चलते हैं बच्चे, थीटा 180 डिग्री। हमें यह पता है पहले से कि थीटा जब भी 180 डिग्री हो तो हमें सॉल्व करने का कोई जरूरत नहीं है। आर रिजल्टेंट मिनिमम आएगा और वैल्यू a माइनस बी आएगा। यहां पर देखिए a माइनस बी यानी कि 6 - 4 रिजल्टेंट 2 आएगा और ये रिजल्टेंट का मिनिमम वैल्यू आएगा, क्योंकि इनके बीच का जो एंगल है वो 180 डिग्री है। अब नेक्स्ट क्या है बच्चे, सी में दे रखा है बच्चे कि सी में इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री दे रखा है। डी में ये डी है आपका 90 डिग्री है इनके बीच का एंगल। अब हम लोग फिर सिंपली फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, क्योंकि फॉर्मूला सिर्फ दो ही केस में आपको अप्लाई नहीं करना है। अगर थीटा 0 है या फिर 180, इसके बाद जितना भी थीटा हो 60 या फिर आपका 37, 53 और जितना भी एंगल हो 0 और 180 के अलावा उन सब में आपको ये सेम पैटर्न फॉलो करना है। और अगर 0 और 180 रहे तो सिंपली आप फॉर्मूला लगा सकते हैं। अब रिजल्टेंट 90 डिग्री पर कैसे बनाएंगे हम लोग, अंडर रूट a² + b² + 2ab cos थीटा। यहाँ पर थीटा ध्यान रखेंगे 90 है तो आंसर बदल जाएगा। अब वही सिंपली a का स्क्वायर 4 का स्क्वायर + b का स्क्वायर 6 का स्क्वायर प्लस 2ab 2 × 4 × 6 cos 90। और हमें ये बात पता रहना चाहिए कि cos 90 का वैल्यू 0 आते हैं, तो ये पूरा टर्म आपका क्या हो गया, 0 हो गया। तो सिंपली 16 + 36 अंडर रूट 50d इसका आंसर हो गया। तो मेरे ख्याल से बच्चे आप नोट डाउन कर लीजिए इसे। चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हेलो बच्चे, आप नोट डाउन कर चुके हैं। अब हम लोग पॉलीगन लॉ वेक्टर एडिशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। इस लॉ में क्या क्या फीचर आएंगे, क्या क्या आएंगे, हम लोग देखेंगे। यहाँ पर सिंपली वेक्टर a b c 3 वेक्टर हमें दे रखे हैं और तीनों कंटिन्यूअस मैनर में सेम पैटर्न में, यानी कि जहां से आपका वेक्टर a खत्म हुआ वहां से वेक्टर b शुरू हुआ है, और जहां से वेक्टर b खत्म हुआ है वहां से वेक्टर c शुरू हुआ है, यानी कि तीनों वेक्टर एक ही पैटर्न में है। अब यहाँ पर सवाल ये आएगा, जो रिजल्टेंट आने वाला है, जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा उसका डायरेक्शन कहाँ आएगा, नीचे से ऊपर की तरफ या फिर ऊपर से नीचे की तरफ। तो बच्चे हमेशा ये बात ध्यान रखें, जो आपका रिजल्टेंट आएगा वेक्टर वो गिवन वेक्टर के हेड और टेल से मिलना चाहिए। जो रिजल्टेंट आएगा उसका टेल और गिवन वेक्टर का टेल एक साथ आना चाहिए और उसका हेड और गिवन वेक्टर का हेड एक साथ आना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो वो रिजल्टेंट नहीं है। जैसे आप यहाँ दे सकते हैं वेक्टर सी है, इसका हेड और टेल अलग अलग, यहाँ पर टेल तो सी का है लेकिन हेड बी का आ गया। अगर यहाँ पर दोनों का टेल एक साथ और हेड एक साथ आता तो यहाँ आपका सी रिजल्टेंट होता है। यानी कि सिंपली कंक्लूजन ये है बच्चे, रिजल्टेंट पहचानने का एक ही तरीका है कि जो रिजल्टेंट है इसका हेड दूसरे वेक्टर के हेड के साथ आना चाहिए और इसका टेल दूसरे वेक्टर का टेल के साथ आना चाहिए। यही हमारा पैटर्न। अब यहाँ पर जैसे देखिए ये रिजल्टेंट क्यों नहीं हो सकता है नीचे की तरफ, क्योंकि अगर हम लोग इसे रिजल्टेंट मानेंगे तो इसका हेड और इसका टेल एक साथ आ रहा है, लेकिन हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि हेड और टेल एक साथ आना चाहिए, इसीलिए यहाँ पर ये रिजल्टेंट गलत है और यहाँ रिजल्टेंट सही है। अब जब का रिजल्टेंट वेक्टर आएगा वो गिवन वेक्टर का सम होगा, यानी कि वेक्टर a + b + c इन तीनों का समेशन ऐड करके जो हमारा आएगा वेक्टर रिजल्टेंट आएगा। अब हम लोग इसी पैटर्न पर सवाल करते हैं। देखिए Which is correct resultant vector representation। यहाँ पर हमें 3 वेक्टर गिवन है, वेक्टर a, वेक्टर b और वेक्टर c। अब हमें से ये पूछा गया है कि a b c d इनमें से कौन सा इसका सही रिजल्टेंट वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन हो सकता है। तो हम लोग इसे चेक कैसे करें, पहले तो वेक्टर a b c हमें गिवन है, इससे हमें पहले एक वेक्टर खुद से तैयार करना है। तो तैयार करेंगे सेम पैटर्न में, a आएगा उसके बाद b उसके बाद वेक्टर c। आपका वेक्टर a दे रखा है, वेक्टर v और वेक्टर c। अब हमें पता है जो रिजल्टेंट वेक्टर, अब हमें क्या करना है, बारी बारी से एक एक करके इन चारों को इसमें फिट करना है यहाँ पर। अब जो रिजल्टेंट मतलब इस पैटर्न में ऐसे हमें रिजल्टेंट ऐसा दिखना चाहिए,
रिजल्टेंट ऐसा होना चाहिए ताकि जो रिजल्टेंट का हेड है वो गिवन वेक्टर के हेड के साथ आना चाहिए और टेल के साथ आना चाहिए। यहाँ पर आप ए बी सी डी सबको एक एक करके बैठा के देखिएगा तो जो ऑप्शन सी में जो गिवन रिजल्टेंट वेक्टर है वही यहाँ पर मैच करेगा, यानी कि ऑप्शन सी सिर्फ सेटिस्फाई कर पाएगा इस वेक्टर को। ऑप्शन सी को आप यहाँ पर लगाइए तो इसी का हेड के साथ मिलेगा और टेल के साथ मिलेगा, यानी कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए कुछ नोट पॉइंट याद रखना है हमें जिससे डायरेक्टली एग्जाम में सवाल पूछते हैं। बस सिंपली हमें इतना कुछ, ये थ्योरी है, आपको बस सिंपली रिजल्टेंट जो आएगा हम बता देंगे, याद क्या रखना है। इन ए क्लोज्ड पॉलीगन इफ ऑल वेक्टर इन सेम ऑर्डर देन देयर रिजल्टेंट इज ऑलवेज जीरो। इसका सिंपली ये मतलब है किसी क्लोज पॉलीगन में जैसे वेक्टर ए के बाद फिर बी सी तीनों कंटिन्यूअस में क्लोज है, एक पैक पॉलीगन बन चुके हैं, इस क्लोज पॉलीगन का जो रिजल्टेंट आएगा वो हमेशा जीरो आएगा। बच्चे फिर से ध्यान से सुने, मैंने क्या कहा, वेक्टर ए बी सी ये तीनों एक क्लोज पॉलीगन बनाना है, जहां से वेक्टर बी खत्म हुआ वहां से सी स्टार्ट हुआ, जहां से सी खत्म हुआ वहां से वेक्टर ए शुरू हुआ, ये तीनों मिलकर आपका एक क्लोज पॉलीगन बनाते हैं। किसी भी क्लोज पॉलीगन का टोटल वेक्टर सम वो हमेशा जीरो आएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट पे ध्यान देते हैं, द मिनिमम नंबर ऑफ वेक्टर ऑफ सेम मैग्नीट्यूड रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस जीरो रिजल्टेंट, यानी कि आपको जीरो रिजल्टेंट लाने के लिए सेम मैग्नीट्यूड का कितना वेक्टर चाहिए। सिंपली फिर समझे, मैंने क्या कहा, आपको रिजल्टेंट जीरो लाना है और मिनिमम कितना वेक्टर चाहिए ताकि रिजल्टेंट जीरो आ पाए, तो हमें मिनिमम सिंपली 2 वेक्टर चाहिए और दोनों एक दूसरे का अपोजिट अगर होगा तो इनका रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, जीरो आएगा। यानी कि अगर हमारे पास 2 वेक्टर हो और दोनों एक दूसरे के अपोजिट मैनर में हो तो इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो जीरो आएगा, यानी कि वेक्टर का संख्या मिनिमम 2 होना चाहिए रिजल्टेंट लाने के लिए। पॉइंट नंबर 3 पर चलते हैं, द मिनिमम नंबर ऑफ कोप्लेनर वेक्टर हैविंग डिफरेंट मैग्नीट्यूड टू गिव जीरो रिजल्टेंट, यानी कि आपको यह बताना है कि हमें मिनिमम कम से कम कितना कोप्लेनर वेक्टर चाहिए ताकि उनका रिजल्टेंट जीरो आ पाए। कोप्लेनर बच्चे को मतलब सेम और प्लेनर मींस प्लेन, यानी कि जो वेक्टर आएंगे सेम प्लेन के बारे में कहा गया है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, वेक्टर ए और वेक्टर बी ये दोनों आपका सेम प्लेन में है और इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वेक्टर जेड वो भी सेम प्लेन में ही होगा, क्योंकि वेक्टर हमें क्या कहा गया है, कोप्लेनर लेना है। अब वेक्टर ए हमारे पास पहले से था, बी पहले से था, इनका रिजल्टेंट वेक्टर जेड आया और हमें एक और नया वेक्टर चाहिए सी वेक्टर जो इसी प्लेन में आएगा। तो जो आपका रिजल्टेंट वेक्टर जेड आएगा वो वेक्टर सी को कैंसिल आउट कर देगा, इन दोनों का वैल्यू सेम होगा और दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है। आपका वैल्यू तो सेम है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होने के कारण इनका रिजल्टेंट जीरो आ जाएगा। तो बच्चे हम लोग सिंपली कंक्लूड क्या करेंगे कि कोप्लेनर सेम प्लेन में आपको मिनिमम 3 वेक्टर चाहिए रिजल्टेंट जीरो लाने के लिए, क्योंकि इन दोनों का रिजल्टेंट जो आएगा वो न्यू वेक्टर से अपने आप कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बच्चे सिंपली आप इसे नोट डाउन कर लीजिए।